इस कहानी में हमारे एमसी के पास पावर है दो वर्ल्ड्स के बीच ट्रेवल करने की। पहला है हाई मार्शल वर्ल्ड, जहाँ पर वो रियलिटी में रहता है, जहाँ पर अनेकों तरह की पावर्स लोग अवेकन करते हैं। और दूसरा है अपोकलिप्टिक वर्ल्ड, जो पूरी तरह से ज़ॉम्बीज से भरा हुआ है, लेकिन वहाँ के रिसोर्सेज की मदद से एमसी अपनी इस हाई मार्शल वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बनता जाता है। लेकिन अंत में वो कहाँ तक जा सकता है वो तो तुम्हें कहानी में ही पता चलेगा। सो कहानी की शुरुआत होती है ईयर 2038 में। एंजिंग हाई स्कूल के अंदर काफी सारे लोग बेफिक्र होकर घूम रहे हैं। एक क्लासरूम के बगल में एक चिड़िया अपने शिकार को बड़े ही मजे में खा रही है। अचानक से इस क्लास में से एक जोरदार चीख गुजरती है, जिसकी वजह से ये चिड़िया की फटके चौसठ हो जाती है और उसका शिकार भी उसके मुंह से छूट जाता है। चेन युआन, क्या तुम दोबारा क्लास में सो रहे हो? इस चिल्ला चोट की वजह से क्लास के बाहर भी स्टूडेंट्स जमा होकर अंदर एंटरटेनमेंट का मजा लेने लगते हैं। सामने से वो टीचर एमसी को बहुत ज्यादा डांट रहा था कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं और आज तुम यहाँ मॉक टेस्ट के दौरान भी सो रहे थे। तभी टीचर थोड़ा सा कंफ्यूज होने लगता है और इसकी तरफ देखते हुए कहता है हाँ है, पर तभी वो कुछ नोटिस करता है कि यहाँ पर ये तो सच में खड़े खड़े ही सो रहा है और वो इतनी गहरी नींद में सो रहा है कि उसके मुंह से भी बबल बनाया है। पर यह देख के अब टीचर की सटक जाती है और वो चिल्लाता है तू पंक, मैंने तो उससे बोला था। वो गुस्से में जोरदार मुट्ठी बनाते हैं, इसकी वजह से तो उसके कपड़े भी फट चुके थे और अगले ही पल उसकी पूरी ही बॉडी मसल से भर जाती है और वो एक ही हाथ से इसका सर पकड़ते हैं। डैम इट, जाग भी जा। वो इसे सीधा एक ही हाथ से उठाते हैं और सामने की तरफ पीछे मुड़ के सीधा इसको फेंक के मारते हैं। क्लास के बीच देख रहे एंटरटेनमेंट का मजा लेते हुए बच्चे इससे काफी हैरान हो जाते हैं और एकदम से साइड हटते हैं। पर टीचर का निशाना बहुत ही ज्यादा सटीक था। यहाँ चेन्युआन सीधा जाते हुए किसी ढोल के पास जाने लगता है और एकदम से बहुत ही जोरदार तरीके से उस ढोल से टकराता है। बुम की आवाज पूरे क्लास में गूंजने लगती है। सामने से उस ढोल के अंदर से आवाज आती है डिंग, पावर 233। ये देख के आसपास खड़े स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं आर यू सीरियस, 233 पावर? क्लास के पीछे वाले स्टूडेंट्स कहते हैं ये तो सच में क्रेजी है, ये वाले होमरूम टीचर तो सच में कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। अगर मेरे पास इतनी पावर होती तो कॉलेज में जाना तो बिल्कुल इजी हो जाता। फिर कॉरिडोर में खड़े स्टूडेंट्स बातचीत करने लगते हैं कि ये टीचर तो स्ट्रॉन्ग हो गई ना, आफ्टर ऑल हमारे सारे के सारे टीचर्स मार्शल आर्टिस्ट हैं। अगर हम यहाँ से निकल के कॉलेज को भी कंप्लीट कर पाए तब भी हम सिर्फ मार्शल अप्रेंटिस ही बन सकते हैं। फिर ये लोग कॉरिडोर में पड़े चेन्युआन के पास जमा होने लगते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि क्या ये बंदा ठीक भी होगा। दूसरा कहता है कि इतना सब होने के बावजूद ऐसा लगता नहीं है कि ये जागने वाला है, आजकल ये कुछ ज्यादा ही नहीं सोने लगा है और इसकी हेल्थ भी काफी ज्यादा कमजोर लग रही है। तभी सामने से वो टीचर अपनी क्लास का दरवाजा बंद करते हुए चिल्लाता है कि जब ये जाग जाए तो इससे कह देना कि फील्ड में जाके पहले 100 चक्कर लगाए। तभी कॉरिडोर के अंदर से एक लड़का और एक लड़की बाहर आते हैं और ये दोनों के दोनों ही एमसी के पास आके थमते हैं। वो लड़का मुस्कुराते हुए एमसी के पास आके बैठ जाता है और कहता है कि मैं तेरी इस नौटंकी से बेवकूफ नहीं बनने वाला, वैसे भी ये शायद बस मरने का नाटक कर रहा है क्योंकि वो आज के मॉक टेस्ट में मुझसे मायूसी से ज्यादा स्कोर नहीं ला पाया है ना। इतना कह के वो खड़ा होता है और सीधा स्कोर टेस्टर में एक जोरदार लात मारते हुए चिल्लाता है कि अब इस ग्रेड का पुराना टॉप स्टूडेंट एक लूजर बन के रह गया है। टेस्टर में इसकी किक का रिजल्ट देख के यहाँ चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता है। सारे के सारे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे क्योंकि टेस्टर में लिखा के आ रहा है पावर 132। ये देख के स्टूडेंट्स आपस में बात करने लगते हैं क्या हमारे क्लास रैप का स्कोर 132 है? ये तो कितना अमेजिंग है। नो वे, क्या ये सच है? उस बंदे चेन्युआन के पावर स्कोर तो कभी 30 से ऊपर भी नहीं गए है ना। ये मायून जी तो कितना अमीर भी है और ताकतवर भी, इसलिए लूरुयान का क्लास रैप के साथ चले जाना बिल्कुल समझ में आता है। तभी मायूनजी लूरुयान से कहता है कि मैंने कुछ एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स खरीदे हैं और चलो साथ में ही घर चलते हैं, वहाँ एक मार्शल आर्ट ट्यूटर भी हमारा इंतजार कर रहा है, हमें साथ मिलकर कोयम्बे मार्शल आर्ट एकेडमी को पास करना है। पर यह सीन देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि वो इस लड़की से बात कर रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि वो सारी क्लास के सामने शो ऑफ कर रहा है। तब ये लूरुयान एमसी की तरफ देखते हुए बिल्कुल सीरियस अंदाज में कहती है चेन्युआन अब रियलिटी का सामना कर लो। इतना कह के ये कपल यहाँ से निकल जाती है और स्टूडेंट्स भी इन लोगों के जाने के बाद एक एक करके यहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ स्टूडेंट चेन्युआन कॉरिडोर में अकेला पड़ा हुआ है। तभी हमारा सीन चेंज होता है किसी और ही दुनिया में। एक जंग लड़े पाइप के अंदर से एक पानी की बूंद गिरती है एक बंदे के फेस पर, जिसकी वजह से वो एकदम से अपनी आंखें खोलता है। उसकी हालत काफी खस्ता हो रखी है, उसके कपड़े बहुत गंदे हो रखे हैं। वो एकदम से खड़े होकर सोचता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, अब ये क्या चीज है। एकदम से उसके कंधे में बहुत जोर से दर्द उठता है। वो जब अपने कंधे पे देखता है तो वहाँ पर काफी सारी खरोंचें और एक छोटी सी चोट भी थी। ये देख के एमसी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता
कहता है कि नहीं, ये घाव तो अब भी यहीं है। ये देख के वो आसपास देखने लगता है और कहता है नहीं, ये मैं दोबारा से यहाँ आ गया तो क्या मैं वो सपना नहीं देख रहा था? फिर वो बताता है कि मैं पिछले हफ्ते से किसी और ही दुनिया में क्रॉसओवर करने के सपने देख रहा हूँ, पर ये सपने कुछ ज्यादा ही रियल फील करते हैं। फिर वो हिम्मत जुटा के खड़ा होता है और नीचे से एक पाइप उठाते हुए खिड़की की तरफ आगे बढ़ने लगता है। फिर खिड़की से नीचे देखते हुए एक सनक भरी हंसी के साथ कहता है कि आखिर ये दुनिया है कहाँ पर और मैं इस दुनिया में हूँ कहाँ पर। हमें खिड़की के नीचे दिखाया जाता है जहाँ पर एक मॉडर्न सिटी सी दिखने वाली जगह पूरी तरह से तबाह हो रखी है। नीचे रोड पर काफी सारे लोगों की परछाइयां दिखाई जाती हैं, पर तभी हमें दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है कि ये लोग नहीं, काफी सारे घिनौने डिस्गस्टिंग ज़ॉम्बीज हैं। ये देख के चेन्युइन निराशा भरी हंसी के साथ कहता है नो वे, ये दुनिया तो बिल्कुल किसी वीडियो गेम की पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड के जैसी लग रही है। क्या अब अर्थ अपने अंत के करीब आ चुकी है? पिछली बार जब मैं इस वर्ल्ड में आया था तब मैं बहुत ही ज्यादा भूखा था, तो मैं खाना ढूंढने के लिए बाहर गया तो वहीं मुझे हॉलवे में काफी बड़ा ज़ॉम्बीज का झुंड मिल गया। मैं मुश्किल से उनसे बच के निकल पाया और वहीं भागते भागते मेरे कंधे में ये चोट लग गई। इस वर्ल्ड में सोने के बाद मैं अपने रियल वर्ल्ड में पहुंच गया, पर मैं अपने रियल वर्ल्ड में जितना चाहूँ खाना खा लूं, उसकी वजह से इस वर्ल्ड में मेरी भूख कभी नहीं मिटती। इसकी वजह से मैं जब भी इस वर्ल्ड में आता हूँ मैं हमेशा ही भूख से तड़पता रहता हूँ, और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जल्द ही अभी कोई खाना नहीं ढूंढा तो मैं बस किसी भी पल यहाँ मर भी सकता हूँ। फिर वो अपनी पॉकेट में से एक पैकेट निकालता है जिसके अंदर एक बिस्किट थी। चेन्युइन बताता है कि पिछली बार जब मेरा कंधा इंजर्ड हो गया था तब मैंने रियल वर्ल्ड में जाके हर तरीका आजमाया, खुद को ज्यादा से ज्यादा फोर्स किया ताकि मैं इस इंजर्ड बॉडी में दोबारा क्रॉसओवर ना कर जाऊं, पर इसकी वजह से मेरा रियल वर्ल्ड में शरीर बहुत ज्यादा थक गया और मैं इस थकान को अब रेसिस्ट नहीं कर पाया और फिर से मैं दोबारा से इस वर्ल्ड में आ ही गया। और जैसे जैसे इस पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में मेरी थकान बढ़ती जा रही है और मेरी चोट जितनी ज्यादा गंभीर होती जा रही है, वैसे वैसे रियल वर्ल्ड में मेरी असली बॉडी भी कमजोर पड़ती जा रही है। अब तो मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि अगर मैं इस वर्ल्ड में मारा गया तो मैं रियल वर्ल्ड में भी मारा जाऊंगा। तो अब वो थोड़ी हिम्मत जुटा के अपनी जान बचाने के लिए बिस्किट को पहले खाता है और सामने इस दरवाजे की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी वो इस दरवाजे को खोलते हुए थोड़ा इसके अंदर से झांकता है, वहीं सामने की कॉरिडोर में उसे एक खौफनाक ज़ॉम्बी दिखाई देता है, जिसे देख के वो सोचता है कि आज वो दिन है जब मैं फाइनली इस बंदे को टेक डाउन करने वाला हूँ। अगर मैं इसे नहीं मार पाया तो मैं तो यहाँ से बाहर जाके खाना भी नहीं ढूंढ पाऊंगा। अब इस फाइट में सब कुछ दांव पे लगा हुआ है, मुझे बस अपनी पूरी जी जान लगाकर आगे बढ़ना ही होगा। वो थोड़ी देर तक इस ज़ॉम्बी को ऐसे ही घूरता रहता है, फिर जैसे ही उसे एक मौका नजर आता है वो अपनी मेटल रोड लेके सीधे इस ज़ॉम्बी के ऊपर टूट पड़ता है, पर वो ज़ॉम्बी इसे पहले ही नोटिस कर लेता है और सीधा एक झपट्टा मारते हुए चेन्युइन के ऊपर ही कूदने लगा था। पर चेन्युइन भी काफी ज्यादा फुर्तीला था, वो तुरंत अपने शरीर को मोड़ते हुए सीधा पीछे हट जाता है। इस मोमेंट पे सच में वो बाल बाल बचा है, क्योंकि अगर उस ज़ॉम्बी के नाखून भी उससे टकरा जाते तो हो सकता है कि इसकी वजह से इन्फेक्शन उसके बॉडी में भी फैल जाता। चेन्युइन अपनी बॉडी को बेंड करते हुए सीधे इसके पीछे से निकलता है और एक छलांग मारते हुए अपने रोड को सीधा पोजीशन में लाता है और इसके सर पे ही धड़ाम करके दे मारता है। उसने इस मोमेंट पे अपनी पूरी जी जान लगा दी थी, जहां पर इसकी पावर वैल्यू 135 तक पहुंच चुकी है। इसी हिट के साथ चारों तरफ खून बिखर जाता है और चेन्युइन की भी हिम्मत जवाब दे जाती है। वो जोर जोर से हांफने लगता है, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ भी काफी कम हो चुकी थी। देन वो एक गहरी सांस भरते हुए ज़ॉम्बी की तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है कि मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा आसान निकला। काश एंट्रेंस एग्जाम के वक्त भी मैं ऐसा ही पोटेंशियल दिखा पाऊं तो किसी टॉप स्कूल में एडमिशन लेना तो बिल्कुल बच्चों के खेल जितना आसान होगा। पर तभी उसकी नजर नीचे जाती है, जहाँ पर उस ज़ॉम्बी के सर के अंदर से कुछ तो फिसलते हुए उसके पैर के नीचे आ चुका है। वो इसे उठाता है, ये किसी तरह की चमकदार कोर है जो देख के अपने एमसी काफी कंफ्यूज लग रहा था। पर तभी इस कोर की स्मेल को फील करते हुए एमसी को काफी ज्यादा अच्छा महसूस होने लगता है और उससे ऐसा फील हो रहा था कि इस कोर के अंदर काफी स्पेशल एनर्जी है और मेरी बॉडी इसे काफी क्रेव कर रही है। उसकी बॉडी इसे खाने से रेसिस्ट नहीं कर पा रही और वो इसे जैसे ही अपने मुंह में ले जाता है एकदम से उसकी आंखें खुलती हुई चिल्लाता है, हाँ आखिर मैं क्या कर रहा हूँ, अरे नहीं ये तो वेनिस गायब हो गई, आखिर अभी मैंने ये किया क्या। अगले पल वो काफी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है और वो चिल्लाता है कि मेरी बॉडी जलने लगी है। उसे अभी ऐसा लग रहा था कि उसके पूरे शरीर की नसों के अंदर से लावा बह रहा हो। इस दर्द की वजह से उसे कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि उसे उसका शरीर ही महसूस ना हो रहा हो और कभी कभी उसे इतना जोरदार दर्द होने लगता है कि उसे इस शरीर को छोड़ने का मन करने लगा था। अगले पल उसकी बॉडी से सारा का सारा ही दर्द गायब हो जाता है और वो थोड़ा हांफते हुए अपने कंधे पे हाथ फेरता है और मन ही मन सोचता है कि मेरी बॉडी तो कितनी वार्म फील हो रही है और मेरे कंधे पे बना ये घाव भी कंप्लीटली हील हो गया। इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पूरे के पूरे ही शरीर के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावर बह रही है। अगले पल हमें दिखाते हैं कि उसके अंदर से जितनी भी ग्रीन एनर्जी बाहर निकल रही थी वो एक ही पॉइंट पे इकट्ठा होने लगती है और एक बड़े से क्यूब का शेप ले लेती है। ये देख के एमसी कंफ्यूज हो जाता है, फिर इसकी तरफ उंगली करते हुए कहता है कि ये तो एक पॉकेट डायमेंशन है, मुझे मेरे शरीर
शरीर के इंस्टिंक्ट बता रहे हैं कि ये मेरा खुद का ही पॉकेट डायमेंशन है। इसके अंदर लगभग 1 क्यूबिक मीटर का साइज है। अगले ही पल उसके पेट में और भी ज्यादा गुड़गुड़ मचने लगती है। उससे काफी ज्यादा भूख लगने लगी थी और वो काफी कांपती हुई आवाज में कहता है कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस ज़ॉम्बी की कोर खाने की वजह से मैं एक सुपर पावर अवेकन कर पाऊंगा। पर ब्रो, मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। ताकतवर बनने का मतलब मेरी बॉडी और भी ज्यादा तेजी से एनर्जी कंज्यूम करेगी। अगर मैंने जल्द ही खाना नहीं ढूंढा तो मैं यहाँ भूख से ही मारा जाऊंगा। ये बिल्डिंग तो ऑलरेडी सफाचट हो चुकी है, तो यहाँ तो कोई खाना नहीं बचा होगा। फिर तभी उसकी नजर ज़ॉम्बी की तरफ साइड में जाती है, जो देख के वो काफी हैरान हो जाता है। वहां पर उसे ज़ॉम्बी की उंगली में एक गोल्ड रिंग दिखाई देती है, जो देख के वो कहता है कि इस पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में गोल्डन ज्वेलरी तो कचरे की तरह ही है। वो तुरंत पीछे मुड़ के आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि ऐसा थोड़ी है कि इसे बेच के मैं खाना कमा पाऊंगा। अगले पल उसे एक आइडिया आता है और वो सोचता है, हाँ 1 मिनट रुको, मे भी हो सकता है कि ये पॉसिबल हो। वो तुरंत इस ज़ॉम्बी की उंगली से रिंग बाहर निकालता है और अपने 1 क्यूबिक मीटर के डायमेंशनल पॉकेट को ओपन करते हुए रिंग को इसके अंदर डालने की कोशिश करता है और अगले पल वो सक्सेसफुल भी हो जाता है और इस पॉकेट को अपने अंदर ही सोख लेता है। फिर वो अपने रियल मार्शल वर्ल्ड में अपनी आंखें खोलता है और अपना हाथ उठा के अपने पॉकेट डायमेंशन को समन करने का ट्राई करता है, जिसमें वो सक्सेसफुल भी हो जाता है और उसके आगे 1 क्यूबिक मीटर के स्पेस के अंदर वो रिंग भी समन हो चुकी थी। देन वो इस क्यूब को ओपन करता है, जिसके अंदर से रिंग लुढ़कते हुए सीधे उसके हाथ में ही आ जाती है। ये देख के जेन्युइन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो इस टाइम पे काफी शॉक हो चुका था। फिर वो खड़ा होकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए सोचता है कि ये सच में काम कर गया। मैं सच में अपनी पॉकेट डायमेंशन के थ्रू इस रिंग को रियल वर्ल्ड में वापस ले आया। ये देख के तो मानो उसके पूरे शरीर में एनर्जी दौड़ने लगी हो। वो तुरंत एक फ्लिप मारते हुए खड़ा होता है और सीधा एक खिड़की के आगे से बाहर निकलते हुए कहता है, अपोकलिप्स में तो भले ही ये बेकार कबाड़ है, लेकिन इस दुनिया में ये तो कैश के ढेर के बराबर है। इतना कह के वो सीधा खिड़की से ही छलांग लगा देता है और बिना किसी स्क्रैच के नीचे उतरते हुए कहता है कि अब मैं अमीर होने वाला हूँ। और ऐसे ही वो ऊपर से सीधा नीचे कूद जाता है और इसके बावजूद उसे कुछ भी इंजरी नहीं आती। पर यहाँ उसकी एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी कि उससे अपनी खुशी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी और वो हंसते हंसते ऐसे पागलों की तरह रोड से भागने लगता है। वो सीधा मेन रोड पे भागते भागते एक पॉन शॉप में आता है। फिर वो ऐसे ही भागते भागते सीधा दुकान में घुस जाता है और फिर हंसते हंसते ओनर से कहता है कि क्या आप इस रिंग को देखकर ये बता सकते हैं कि इसकी कीमत कितनी ज्यादा होगी। तो सामने से ओनर बड़ी पोलाइटली कहता है, हाँ दिखाइए, मैं आपको बता देता हूँ। जब वो ओनर एक मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ उस रिंग को चेक करने लगता है तो इसकी काफी ज्यादा तारीफें करने लगता है। ये देख के एमसी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था। देन वो ओनर बताता है कि इस गोल्ड का वजन तो थोड़ा हल्का है, लेकिन इसके अंदर जो डायमंड लगा हुआ है वो बहुत ही ज्यादा रेयर क्वालिटी का है और इसका प्राइस मैं तुमको 350,000 युआन दे सकता हूँ। ये माइंड ब्लोइंग प्राइस वैल्यू सुन के तो यहाँ एमसी का दिमाग ही फटा जाने लगा था। वो अपने मनी मन में काफी ज्यादा शौक होते हुए चिल्लाता है, 350,000 युआन। पर वो रियलिटी में अपनी एक्साइटमेंट छुपाते हुए रिंग वापस लेता है और खांसते हुए यहाँ से बाहर निकलते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मुझे इसके बारे में थोड़ा और सोचना पड़ेगा। वो यहाँ मनी मन सोच रहा था कि अभी थोड़ा सेफ्टी के लिए मैं कुछ और शॉप्स पे जाके इसकी रियल वैल्यू को चेक करवा लेता हूँ। फिर वो पागलों की तरह पूरे शहर में जाके दुकानों में चेक कराने लगता है और चिल्लाता है, वोट होली क्रैप, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। वो इस पॉन शॉप से बाहर आने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि वो सस्ता ठर्रा पी के आया हो, क्योंकि इस जगह पर उसने पूरे 400,000 में इस रिंग को बेच दिया है। इसकी वजह से हमारा एमसी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुका है और चिल्लाता है, 400,000 युआन। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इस एक रिंग से इतना ज्यादा पैसा मिल जाएगा। ये तो मेरी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा है। अपोकलिप्स में तो ये जेम बिल्कुल बेकार कचरे की तरह माना जाता है, पर रियल वर्ल्ड में ये इतनी जबरदस्त कीमत पे बिक सकता है। ये अमीरी वाली फीलिंग तो सच में इनक्रेडिबल है। अब जबकि मुझे पैसों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है तो वो सबसे पहले मसाज पार्लर में जाके एक अच्छे सा मसाज कराता है और एकदम अपनी बॉडी को रिलैक्स करवा लेता है। फिर वो मसाज पार्लर से निकल के सीधा सोना में चला जाता है और मनी में सोचता है कि आज तो मैं पूरा ऑल आउट जाने वाला हूँ। फिर सोना में जाके रिलैक्स होने के बाद वो तैयार होकर सीधा बार में निकल जाता है और वहां पे फिर मजे करने के बाद फिर वो सीधा सिटी की उस रोड में आ जाता है जहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रीट फूड बिकते हैं। वो आसपास देखते हुए चिल्ला उठता है, खाना। आज वो दिन है जिस जिस खाने की मुझे हमेशा क्रेविंग होती रहती है, मैं आज उन सभी खानों से अपना मुंह भरने वाला हूँ। तो अब एमसी की नाइट लाइफ शुरू हो चुकी है और वो काफी मजे से खाने वाने खाते हुए अपनी फोटोज लेने लगता है। हर तरह का स्ट्रीट फूड थोड़ा थोड़ा खाने के बाद वो होटल में जाता है और पूरा पेट भर के सुअरों की तरह खाना खाने लगता है। अब इतना सारा पैसा आने के बाद वो सब कुछ खाने का सोच रहा था। इसकी वजह से अब यहाँ होटल में खाना खाने के बाद उसे ऐसा लगने लगता है कि मेरा पेट इतनी जल्दी क्यों भर गया, मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं भरा।
चैप्टर नंबर 4। लास्ट एपिसोड में हमने अपने एमसी को देखा था जो पूरे बाजार में घूमते घूमते अपने मजे मार रहा था, बहुत सारा खाना ठूस रहा था। फिर तभी हमें इसी स्टॉल के बगल में दिखाते हैं एक कपल इसके बगल से गुजरता है। हमें पता चलता है कि ये है मायूंजी और एमसी की एक्स गर्लफ्रेंड। ये दोनों काफी हंसी खुशी से अपनी पिछली शॉपिंग की बातें करते हुए अंदर आते जा रहे थे, पर तभी उसकी नजर साइड में जाती है जहाँ पर अपना एमसी मजे में खाना खा रहा है। इसे देखते ही मायूंजी तुरंत इसको ताना मारना शुरू कर देता है। वेल वेल, क्या ये हमारा चेन्युआन नहीं है? तुम फाइनली जाग उठे। इसकी आवाज सुन के चेन्युआन भी इसे नोटिस कर लेता है, पर बगल में यहाँ लूरुयान अपने दांत पीसने लगती है और मन ही मन सोचती है कि हाँ, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा, मेरी किस्मत इतनी खराब है जो मैं दोबारा से इससे मिल गई। पर चेन्युआन इन लोगों को इग्नोर करते हुए शेफ को और खाने का ऑर्डर दे देता है। पर यहाँ मायूंजी एमसी को जाने देने वाला नहीं है। वो तुरंत ही उसके पास आता है और इसकी तरफ नीचे नजरों से देखते हुए कहता है कि अरे तुम इतनी घटिया चीजें खा रहे हो। वैसे तुम जैसे गरीब लोगों के लिए स्टेक या स्प्रिट बीस्ट का मीट तो बस दूर का सपना ही होता होगा। फिर वो अपनी पॉकेट से एक न्यूट्रिएंट फ्लूइड की बोतल निकालते हुए एमसी को दिखाने लगता है और कहता है कि और ये न्यूट्रिएंट फ्लूइड्स जो तुम्हारी परमानेंटली फिजिकल स्टेट को बढ़ाते हैं और न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करते हैं, ये तो तुमने कभी देखे भी नहीं होंगे, है ना? बस ये एक बोतल पूरे 2000 युआन की है। बेसिकली ये तो तुम्हारे पूरे साल के खाने पीने के बराबर है। इवन मेरे जैसा अमीर आदमी भी एक हफ्ते में सिर्फ एक ही बोतल अफोर्ड कर सकता है। फिर वो ये सॉल्यूशन लूरुयान की तरफ फेंकते हुए कहता है और बिल्कुल मैं ये न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन मेरी गर्लफ्रेंड को भी तो प्रोवाइड कराता हूँ। फिर वो एमसी की तरफ देखते हुए बिल्कुल सीरियस टोन में कहता है कि ये सब तो तुम्हें बिल्कुल परियों की कहानियों जैसा लग रहा है ना? पर तभी लूरुयान भी इसकी तरफ बड़े ही प्यार से देखते हुए कहती है कि मैं इन मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए तुम्हें डेटिंग नहीं कर रही हूँ। फिर ये दोनों ही प्यार के पंछियों की तरह अपना डॉग फूड चारों तरफ फैलाने लगते हैं। ये सब देख के चेन्युआन को तो बिल्कुल उल्टी सा महसूस होने लगता है और वो मन ही मन सोचता है कि ये लोग इतनी क्रिंजी लाइंस ऐसे कैसे बोल सकते हैं खुलेआम। फिर ये दोनों एमसी को इग्नोर करते हुए स्टॉल से आगे निकल जाते हैं। मायूंजी लूरुयान से बड़े ही प्यार से कहता है कि सामने एक न्यूट्रिएंट्स की शॉप है, चलो वहां से 3 बोतल्स ले लेते हैं। मुझे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियां करने के लिए 2 न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ेगी। इसकी बातों को चेन्युआन ने भी सुन लिया था और वो कहता है हाँ, इस रेस्टोरेंट के एरिया में यहाँ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस की दुकान भी है। तभी चेन्युआन अपना खाना वाना साइड करता है और तुरंत भागते हुए दुकान में घुस जाता है। इससे मायूंजी की भी नजर उस पर पड़ जाती है। यह देख के वो लूरुयान के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है हाँ, ये यहाँ कब आया? अंदर घुसते ही एक अटेंडेंट चेन्युआन को ग्रीट करते हुए कहती है वेलकम, क्या तुम किसी पर्टिकुलर चीज की तलाश में हो? ये देख के अपना एमसी दुकान में आसपास देखते हुए कहता है कि मैं यहाँ कुछ न्यूट्रिएंट्स फ्लूइड्स खरीदने की सोच रहा हूँ। तो ये अटेंडेंट्स एक तरफ इशारा करते हुए कहती है प्लीज इधर आइए। पर तभी पीछे से मायूंसी जोर जोर से हंसने लगता है जिसकी हंसी पूरे शॉप में गूंजने लगती है और ये बंदा कहता है क्या तुम यहाँ पर न्यूट्रिएंट फ्लूइड्स खरीदने आए हो? यहाँ चेन्युआन तो इस बंदे को इग्नोर ही कर रहा था, लेकिन वो अटेंडेंट भी इसकी तरफ ध्यान नहीं देती और सीधा एमसी को एक्सप्लेन करने लगती है कि हमारे पास 3 टीयर्स के न्यूट्रिएंट फ्लूइड्स हैं। सबसे कम कीमत वाली पे से शुरू करते हैं। पहला है सबसे सस्ता 1000 युआन का, फिर दूसरा है 2000 युआन वाला और तीसरा है 3000 युआन वाला। जिसका प्राइस जितना ज्यादा होता है उसका इफेक्ट भी उतना ही बेहतर होता है। आप कौन सा वाला खरीदना पसंद करोगे? पर अटेंडेंट की बात सुन के पीछे से मायूंसी तो और भी ज्यादा जोर जोर से ब्राहा करते हुए हंसने लगता है और चिल्लाता है अगर तू अपनी जिंदगी की पूरी सेविंग्स भी खर्च कर देगा ना, तब भी सिर्फ एक न्यूट्रिएंट फ्लूइड खरीदने में तेरा सब कुछ बिक जाएगा। तभी लूरुयान एमसी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है कि तुम्हारे फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी बदलाव करने के लिए एटलीस्ट तुम्हें 3 न्यूट्रिएंट फ्लूइड खाने पड़ेंगे, वरना 1-2 न्यूट्रिएंट फ्लूइड से तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो चुपचाप बस हार मान लो, मुझे तुम्हारे साथ वापस चलने का कोई इरादा नहीं है। बस वापस घर जाओ, ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तुम जैसे लोग कुछ अफोर्ड कर सकते हो। इसकी वजह से इरिटेट होकर एक झटके के साथ चेन्युआन अपना हाथ आगे खींचता है और कहता है कि मुझे छुओ मत। पर पता नहीं कैसे इसकी वजह से ये लड़की लड़खड़ाते हुए पीछे गिरने लग जाती है। इसकी वजह से ये दोनों ही काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। पीछे से मायूंजी चिल्लाता है हे, तुम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहा है? लूरुयान भी गुस्से में इसकी वजह से अपने दांत पीसने लगती है। सामने से चेन्युआन इनकी तरफ मुड़ते हुए कहता है कि मुझे परेशान करना बंद करो। ये सारा ड्रामा देखने के बाद भी वो अटेंडेंट एमसी को बिल्कुल नीचे निगाहों से नहीं देखती, बल्कि मुस्कुराते हुए उसके ऑर्डर का इंतजार करने लगती है। सामने से चेन्युआन थोड़ा सोचते हुए कहता है कि अब चूंकि मैं यहाँ आ ही चुका हूँ तो मुझे सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव वाले चाहिए होंगे। चलो मुझे थोड़ा सोचने दो। 100 बोतल्स से काम चल जाएगा। ये सुन के पहली बार उस अटेंडेंट के चेहरे पे कंफ्यूजन साफ साफ नजर आ रही थी और वो कहती है हाँ क्या? तभी उसके बगल में से एक बंदा चिल्लाता है हाँ, 100 बोतल्स बोला क्या इसने? नो वे। तभी चेन्युआन बिल्कुल बोरियत भरे अंदाज में कहता है कि हाँ, मुझे 100 बोतल्स के न्यूट्रिएंट फ्लूइड्स चाहिए। बगल में खड़ा बंदा कैलकुलेट करते हुए बताता है टॉप टियर न्यूट्रिएंट फ्लूइड्स, वो भी 100 बोतल्स, ये तो पूरे 300,000 युआन होंगे। तभी दोबारा से इस दुकान में मायूंसी की हंसी गूंजने लग जाती है और वो एमसी की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाता है तू, और वो भी पूरे 300,000 युआन के न्यूट्रिएंट फ्लूइड्स खरीद रहा है? तेरे जैसा गरीब आदमी
आदमी जो अभी गवर्नमेंट सब्सिडीज के लो इनकम हाउसिंग में रहता है, चीजें खरीदते टाइम पे अपनी औकात तो याद रखा कर, ये सब करके तू खुद का ही मजाक उड़ा रहा है। सामने सिलूरियन एमसी को नीचे निगाहों से देखते हुए कहती है कि पहले मैंने तुझे इसीलिए डेट किया था कि तू काफी ज्यादा सिंसियर लगता था, यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतना ऑब्वियस झूठ भी बोल सकते हो। पर अब ये सुन के चेन्युअन का गुस्सा फट पड़ता है। वो अब काफी ज्यादा नाराजगी से इनकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हारी शकल ही देख के मेरा मूड खराब होता जा रहा है, तो मुझसे ऐसे तो बात ही मत करो जैसा कि तुम मुझे जानते हो। फिर वो अटेंडेंट की तरफ मुड़ते हुए कहता है, क्या तुम्हारी दुकान पे इतने स्टॉक नहीं है? जो सुन के अटेंडेंट हड़बड़ाते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो यांजिंग सिटी की सबसे बड़ी न्यूट्रिएंट स्टोर है, वैसे आप इनकी प्राइस कैसे पे करना पसंद करेंगे? जो सुन के चेन्युअन सीधा सीधा अपना कार्ड निकालते हुए कहता है, इससे। तो अटेंडेंट भी अपना स्कैनिंग डिवाइस निकाल के आगे कर देती है, जिसपे अपना एमसी आसानी से इसके ऊपर स्कैन कर देता है और पूरी पेमेंट एकदम से हो भी जाती है। ये देख के लूरियन और मायुंजी की शक्ल तो ऐसी लग रही है जैसे इनके सर पे पूरा 300,000 का डंबल ही गिर गया हो। और एमसी को एक ही बार में इतना खर्चा करता देख के आसपास से काफी सारे लोग भी एमसी की चापलूसी करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। सामने से स्टोर मैनेजर भी आते हुए कहता है कि बस अपना नाम और एड्रेस हमें दे दो, हम जल्दी आपके पास ये डिलीवर कर देंगे, और साथ ही साथ आप हमारे वीआईपी कस्टमर भी बन चुके हैं, तो हमारे पास आपके लिए एक गिफ्ट भी है। पीछे मायुंजी तो अब भी सदमे में था और वो कहता है कि इसके पास इतना पैसा कहां से आया? बगल में लूरियन अपने नाखून चबाते हुए सोचती है, क्या ये हमेशा से ही इतना लोडेड था? तभी मायुंजी खुद को दिलासा देते हुए लूरियन से कहता है कि हो सकता है कि उसने ये पैसा ब्लैक मार्केट से या किसी गलत काम से कमाया होगा, मैं तो ऐसा कुछ कभी नहीं करने वाला। सामने से लूरियन भी कहती है कि हाँ, फिलहाल हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स, तुम्हारे बुलाए हुए प्राइवेट टीचर घर पे इंतजार कर रहे होंगे, चलो वापस चलते हैं। इन दोनों की बातें सुन के वो बिजनेसमैन, वो मैनेजर और एमसी बस इनको चुपचाप घूरने लग जाते हैं। ये देख के ये दोनों जोकर्स का कपल बहाने मारते हुए यहाँ से खिसकने लगता है। पीछे से वो अटेंडेंट भी इनको बाव करते हुए कहती है कि दोबारा खरीदी के लिए यहीं आना। फिर हमारा सीन चेंज होता है, अब रात हो जाती है और हमें एमसी के सस्ते अपार्टमेंट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर चेन युआन ने अपनी स्टोरेज पावर के अंदर बहुत ही अच्छे से जमा जमा के खाना बिल्कुल ठूस दिया है। ये देख के वो चैन की सांस लेता है और कहता है, हाँ अब सब कुछ कंप्लीट हो गया। फिर वो दोबारा से लिस्ट को चेक करता है और बढ़िया गाना गाते हुए कहता है कि पानी, खाना, सप्लाईज, मेडिसिन और इवन एक कुल्हाड़ी भी मैंने तैयार कर ली है। पर यहाँ सबसे बड़ा दर्द भरा काम था इन सभी चीजों को इस 1 क्यूबिक मीटर के अंदर जमा के रखना। देन वो अपनी स्टोरेज पावर को क्लोज करता है और मुस्कुराते हुए गहरी सांस भरते हुए सीधा पलंग पर गिर जाता है। हाँ चलो, अब सारी तैयारियां तो कंप्लीट हो चुकी हैं, वहाँ अपोकलिप्स में सरवाइव करना तो बिल्कुल हलवा होगा, चलो वापस चलते हैं, मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा। फिर वो आंखें बंद करके सोने लग जाता है और अगले ही पल वो अपनी आंखें खोलता है दोबारा से उसी अपोकलिप्स में सोफे के ऊपर। देन वो खुशी से उठता है और अपनी फिजिकल कंडीशन चेक करते हुए कहता है कि इस बॉडी के अंदर पूरी रात सोने में तो सच में कितना मजा आया। पर तभी उसका पेट गुर्राने लगता है। ये देख के उसको अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, तो वो तुरंत ही अपने डायमेंशनल स्पेस को ओपन करता है जिसके अंदर भरपूर खाना है। देन वो डायमेंशनल स्पेस को ओपन करता है और सीधे इस गंदे संदे सोफे के ऊपर पूरा साफ सुथरा खाना बिखेर देता है। फिर मुस्कुराते हुए डायमेंशनल क्यूब को बंद करते हुए कहता है, हाँ ये सच में काम किया। फिर तो सीधा वो भूखे भेड़ियों की तरह खाने के ऊपर ही टूट पड़ता है और बिल्कुल किसी सुअरों की तरह खाना अपने मुंह में ठूसने लग जाता है। इतना खाना खाने के बाद इसको काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लग जाता है और वो मनी में सोचता है कि मैं तो ऑलमोस्ट भूख से मरने ही वाला था, इतना ज्यादा दुबला पतला हो गया हूँ कि मेरी हड्डियां भी साफ दिखाई दे रही हैं। देन वो दोबारा से खाने के ऊपर टूट पड़ता है और मनी में सोचता है, यहाँ पर तो सीधा साधा प्लेन बन भी एक बहुत ही बड़ी डेलिकेसी है और मेरे पास तो यहाँ मीट, कोला और इवन फ्रूट्स भी हैं। अरे ये फीलिंग तो एब्सोल्यूट हेवन है। देन वो चुन चुन के यहाँ पर हर एक डिश को सफा चट कर जाता है, फिर अपना पेट पकड़ते हुए कहता है, हाँ मेरा पेट तो पूरा छकाछक भर गया है। देन उसे एकदम से एक चीज की याद आती है और वो खड़ा होते हुए अपने साइड में देखने लगता है। वहीं पर ही उसको सोफा में 2 न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस की बोतल्स दिखाई देती हैं। फिर वो इसे उठाते हुए कहता है कि मेरे वर्ल्ड के अंदर इसे पीने पे ब्लड की पंपिंग स्पीड थोड़ी तेज हो जाती है, लेकिन यहाँ अपोकलिप्स में तो शायद इसका इफेक्ट मेरी उम्मीदों से भी कहीं ज्यादा जबरदस्त हो सकता है। तो बिना देरी के सीधे इसको निगल जाता है, जिसकी वजह से इसके शरीर में एक बहुत ही जोरदार पावर का तूफान सा मचने लगता है। इस तूफान को वो खुद अपने शरीर में महसूस कर पा रहा था, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग पावर की फीलिंग आने लगती है। तो तुरंत ही मुक्का बनाता है और बगल में इस सामने एक दीवार पे एक जोरदार पंच दे मारता है। इस अटैक की वजह से इस दीवार पे मकड़ी के जले जैसे क्रैक्स बन जाते हैं। ये देख के चेन्युअन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उत्साह भरी आवाज में कहता है कि ये तो सच में इंसेन है। भूख और स्ट्रेस के मारे पहले मेरी बॉडी तो कितनी कमजोर महसूस होती थी, पर अब मुझे बिल्कुल रिवाइटलाइज फील हो रहा है, मुझे थोड़ी और पीना चाहिए। तो ऐसे ही करते करते 5 बोतल्स खाली कर देता है और इनकी वजह से अब अपनी बॉडी में बदलाव महसूस करके वो खुशी से कहता है कि अभी मेरे पास ऐसा कोई गियर नहीं है जिसकी वजह से मैं अपनी एग्जैक्ट पावर को मेजर कर सकूं, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी पावर कम से कम 20 तो है। क्या कोई एबिलिटी अवेकन करने की वजह से मेरे फिजिकल स्टेट्स भी इंक्रीज हो चुके हैं? इसकी वजह से वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगता है और
और अपने स्टोरेज के अंदर से बैट और एक्स को बाहर निकालते हुए कहता है कि हाँ जो भी हो, अब तो मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। अब मुझे प्लान पे टिका रहना होगा और ज्यादा से ज्यादा लूट कलेक्ट करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा ज़ॉम्बीज को काट के उनकी क्रिस्टल कोर्स को हार्वेस्ट करना है। फिर हमें इस बिल्डिंग की टॉप फ्लोर का सीन दिखाते हैं। 18 फ्लोर पे कुछ ज़ॉम्बीज इधर उधर घूम रहे हैं, पर तभी पीछे से हुई एक आवाज के चलते सारे के सारे ज़ॉम्बीज अपना ध्यान पीछे की तरफ खींचते हैं। हमें दिखाते हैं कि अपना एमसी अपनी एक्स और बैट के साथ दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुस आया है और इतने सारे ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ घूरता देख के अपना एमसी तो उल्टा एक्साइटेड होने लगता है और अपनी जुबान चाटते हुए कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। एमसी की यह हरकत देख के तो ये ज़ॉम्बीज भी कंफ्यूज जाते हैं और वो भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर अब ये सन की कौन है। फिर तुरंत ही बाकी सारे ज़ॉम्बीज झुंड बना के एमसी के ऊपर टूट पड़ते हैं, पर ये देख के चेन युआन और भी ज्यादा एक्साइटेड होने लगता है और अपने आप को तैयार करते हुए कहता है कि सबसे पहले तो इस टॉप फ्लोर को ही क्लियर करते हैं, तो सब चुपचाप अपनी कोर्स मुझे हाथ में दे दो। ऐसे ही एक एक करके चेन युआन इन सारे ज़ॉम्बीज के सर काटता जाता है। फिर हमें उसके स्टेट्स दिखाए जाते हैं, जहां उसकी पावर 195 है, स्पीड 172 है और एजिलिटी 180 और माइंड 250 है। चेन युआन जब यहाँ के दो चार ज़ॉम्बीज को काटता है तो थोड़ा सोचने लगता है कि ये वाले ज़ॉम्बीज थोड़े ज्यादा ही मोटे हैं और साथ ही साथ ये पहले वाले ज़ॉम्बीज से तेज भी हैं और इनके नाखूनों के अंदर भी वायरस है और बस इनके सर के अलावा कोई और कमजोर पॉइंट है ही नहीं इनके शरीर में। पर सबसे ज्यादा बुरी बात, ये सब के सब कभी थकते ही नहीं। फिर वो आने वाले ज़ॉम्बीज के अटैक्स को डॉज करते हुए मुस्कुराता है और अपने स्टोरेज के अंदर कुछ तो खंगोलने लगता है। वो मन ही मन सोच रहा था कि मैंने इस सब की तो पहले उम्मीद कर ली थी। फिर वो अपने स्टोरेज के अंदर से एक और न्यूट्रिएंट फ्लूइड्स की बोतल को बाहर निकालता है और एक लात मारते हुए आने वाले ज़ॉम्बी को पीछे धकाता है। फिर 2 कदम खुद पीछे हटते हुए तुरंत इस न्यूट्रिएंट फ्लूइड को निगल जाता है। फिर खुद को तैयार करते हुए बिल्कुल सनकियों की तरह इन लोगों की तरफ घूरते हुए कहता है चलो आ जाओ। फिर हमें थोड़ी ही देर में यहाँ खून बिखरता हुआ नजर आता है और चारों तरफ ज़ॉम्बीज की लाशें बिछी पड़ी हैं। इन सब के बीच पूरे सन्नाटे में अपना एमसी एक और न्यूट्रिएंट फ्लूइड की बोतल को निगल जाता है। फिर एक गहरी सांस भरते हुए कहता है कि इसके इफेक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं, पर इसकी क्वांटिटी कुछ ज्यादा ही कम है। अगली बार मैं उन लोगों से बोलूंगा कि एक सोडा कैन के साइज की न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बनाए। देन वो अपने बगल में देखता है जहाँ पर एक लॉकर के ऊपर कुछ कीमती चीजें रखी हुई थी। इन्हें देख के वो कहता है 18th फ्लोर पे बस ये लूट है। वो इन सब को अच्छे से देखते हुए कहता है कि मुझे पक्का तो नहीं है कि ये सब कीमती हैं कि नहीं, पर चलो वैसे भी ले ही लेते हैं ये सब कुछ। पर ये लॉकर, इसके ऊपर तो मैंने कितने सारे हमले कर लिए, इसके बावजूद ये ओपन ही नहीं हो रहा है। पर फिर वो 4 ज़ॉम्बी कोर्स बाहर निकालते हुए हंसता है और कहता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉफिट तो ये है, यहाँ सारे ज़ॉम्बीज को मारने के बाद मुझे हर एक के अंदर से क्रिस्टल कोर नहीं मिली, लेकिन इस बार तो मैं सच में काफी ज्यादा लकी था जहाँ मुझे एक ही फ्लोर पे 4 कोर्स मिल गई। फिर वो तुरंत एक कोर को खाने लगता है और कहता है कि चलो देखते हैं कि इस बार मुझे इसका क्या रिजल्ट मिलता है। पर वो जब एक कोर को खाता है तो उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि एक काफी नहीं है, तो वो 2 और कोर्स निकल जाता है। पर 3 कोर एक साथ निकलने की वजह से उसके पूरे शरीर में काफी जोरदार एनर्जी का तूफान सा मचने लगता है। इसकी वजह से इसकी बॉडी में इतना जोरदार दर्द उठने लगता है जिसे वो खुद भी हैंडल नहीं कर पाता। उसकी चीखें भी पूरे हॉल कॉरिडोर में गूंजने लगती हैं। पर अचानक से उसके शरीर से सारा दर्द गायब हो जाता है और उसकी कॉन्शियसनेस में कुछ तो अजीब सा महसूस होने लगता है। फिर वो जब अपने आसपास देखता है तो ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसके आसपास काफी सारी ग्रीन लाइट्स चमक रही हैं। ये एक तरह की लेजर लाइट्स हैं जिन्हें देखने से ही पता चल रहा है कि ये किसी भी हार्ड चीज को काटने की पावर रखती हैं। तो चेन युआन समझ जाता है कि ये मेरी न्यू पावर है। वो इसे कंट्रोल करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जिसकी वजह से एक लेजर लाइट सीधा उसके हाथ के आगे आ जाती है। इससे वो धीरे धीरे करके अपनी लेजर लाइट की पावर को समझने लगता है। फिर वो हाथों के इशारा करते हुए आसपास की लेजर लाइट्स को कंट्रोल करने लगता है, लेकिन वो अब भी इसका असली इस्तेमाल करना नहीं समझा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि बस मैं ऐसे लाइट को इधर उधर कंट्रोल ही कर सकता हूँ। पहले तो उसे ये एबिलिटी काफी ज्यादा यूजलेस नजर आती है, लेकिन वो जैसे ही लेजर लाइट का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथों से मुट्ठी बनाता है, वैसे ही आसपास की दीवारें बिल्कुल कागज के टुकड़ों की तरह कट जाती हैं, मानो इन लेजर लाइट्स के आगे इनके अंदर तो कोई रेसिस्टेंस ही ना बची हो। ये देख के तो अपना एमसी काफी ज्यादा एक्साइटेड होने लगता है। क्या ये डेथ लेजर है? ये तो मेटल के दरवाजों को भी गाजर मूलियों की तरह काट जा रही है। तो क्या ये मेरी न्यू सुपर पावर है? फिर वो अपने हाथ के इशारे से एक और लेजर समन करते हुए कहता है चलो एक और बार ट्राई करते हैं। देन वो इन लेजर्स को कंसंट्रेट करते हुए इसी लॉकर के आसपास ले जाने लगता है। एक बार सारी लेजर्स को जमाने के बाद वो अपनी लेजर से इस लॉक को काटने की ट्राई करता है और एक ही झटके के अंदर ये लेजर इस लॉकर को पूरा क्लीनली कट कर देती है। ये सीन देख के तो एमसी की एक पल के लिए बोलती बंद हो जाती है। वो बस इस कटे हुए लॉकर को घूरते ही रह जाता है, जिसके ऊपर उसने काउंटलेस बार अटैक किया और इसके ऊपर कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ा। फिर वो काफी मुस्कुराते हुए कहता है कि मैंने तो ये कभी सोचा भी नहीं था कि ये बिना किसी शोर शराबे के इतने शांति के साथ एक एलॉय स्टील को कितना क्लीनली स्लाइस कर सकता है। इसकी मदद से तो मैं शांति
से किसी को भी निपटा सकता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर वो खुशी के साथ इस लॉकर को चेक करते हुए मन में सोचता है कि चलो अब देखते हैं कि इसके अंदर आखिर है क्या चीज। पर वो जब अंदर की तरफ देखता है तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उसके चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट साफ दिखाई दे रही है। अंदर रखी है इस अपोकलिप्टिक वर्ल्ड की पेपर करेंसी जो बस एक कागज के टुकड़े के ही समान है। वो ये सब साइड फेंकते हुए कहता है कि ये सब तो मेरे लिए पूरी तरह से यूजलेस है। देन वो उसके बगल में रखे दूसरे लॉकर की तरफ देखता है और कहता है चलो इसे भी खोल के देख लेते हैं। पैम, जैसे ही वो इसे ओपन करता है उसके अंदर से काफी सारे शाइनी गोल्ड बार सीधा बाहर ही आके गिरने लगते हैं। इस सोने की चमक देख के तो चेन्युआन की आंखें ही चौंधिया जाती हैं। होली क्रैप, यहाँ पर कम से कम तो 10 किलो गोल्ड होना चाहिए। रियल वर्ल्ड में अगर मैंने ये बेच दिया तो मैं तो बहुत ही ज्यादा माला माल हो जाऊंगा। फिर वो भूखे कुत्ते की तरह सारा का सारा सोना अपने स्टोरेज के अंदर ठूसने लगता है। पर तभी वो अपने स्टोरेज पावर में कुछ नोटिस करता है और कहता है कि हाँ, मेरा डायमेंशनल स्पेस का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। वो जब इसे ध्यान से देखता है तो कहता है कि ये 1 क्यूबिक मीटर से अब 1.5 क्यूबिक मीटर का हो गया है। तो क्रिस्टल कोर्स को खाने की वजह से मेरी एबिलिटीज भी अपग्रेड हो जाती हैं। ये देख के तो उसके मन में और भी ज्यादा लालच आने लगता है और कहता है कि डैम, बस 18th फ्लोर ने ही मुझे इतनी सारी अच्छी लूट दे दी, तो शायद मुझे अपनी डेथ लेजर का इस्तेमाल करके एक ही बार में पूरी बिल्डिंग को ही सफाचट कर देना चाहिए। पर अगले ही पल उसका पेट जोर जोर से दहाड़े मारने लगता है। ये देख के उसकी आवाज भी कांपने लगती है और कहता है कि क्या मैं दोबारा से भूखा हो गया। लेकिन जब वो आसपास अपने क्यूब स्टोरेज में देखता है तो वहां पर तो कुछ खाना बचा ही नहीं था। तो वो अपनी आंख बंद करके एक गहरी सांस भरते हुए कहता है, लगता है कि मुझे अपने स्टोरेज रिप्लेनिश करने के लिए अपनी रियल वर्ल्ड में जाना ही पड़ेगा। फिर हमारा सीन चेंज होता है। अगली सुबह रियल वर्ल्ड में सूरज उगते ही चेन्युआन भी अब जाग चुका है। उसके हाथ में एक ज़ॉम्बी कोर है जो उसने नहीं खाई थी। वो ये देखते हुए सोचता है कि अपोकलिप्स वर्ल्ड में इसे खाने की वजह से कोई एक सुपर पावर अवेकन कर सकता है। मेरा अपोकलिप्स वाला वर्जन तो काफी इंसेनली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं तो इस रियल वर्ल्ड में कहीं से कहीं तक बिल्कुल भी ग्रो नहीं हुआ हूँ। फिर ऐसा भी नहीं है कि हम दोनों के पास एग्जैक्टली सेम ही तरह की बॉडी हो, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये क्रिस्टल खा लूं तो क्या होगा। फिर वो कुछ सोचते सोचते इसे अपने मुंह के करीब लाने लगता है। तभी हमारा सीन चेंज होता है। हमें रियल वर्ल्ड में चेन्युआन वाले स्कूल के ऑडिटोरियम का सीन दिखाते हैं। यहाँ काफी सारे स्टूडेंट्स जमा हो रखे हैं। सामने कोई लेक्चर दे रहा है कि अब कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ 6 दिन रह गए हैं, तो कोई भी समय बर्बाद नहीं करेगा। आज क्विंगबे मार्शल एकेडमी से प्रोफेसर जांग पाई क्विंग स्पीच देने यहाँ आए हैं। इसके लिए तुम्हें ऑनर फील करना चाहिए। चलो प्रोफेसर जांग का तालियों के साथ स्वागत करो। तो अब माइक प्रोफेसर के हाथों में थमा दिया जाता है। सब तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। फिर वो एक खांसी के साथ अपने गले को साफ करते हैं और कहते हैं कि चलो मैं इस स्पीच को छोटा सा ही रखूंगा। फिर ये स्पीच को शुरू करते हैं और साइड में ही मिस्टर कॉन्ग नाम का टीचर अपने प्रिंसिपल से साइड में कहता है कि आखिर तुमने मिस्टर जांग को यहाँ आने के लिए कन्विंस कैसे किया। तो प्रिंसिपल इसे बताते हैं कि मैंने उन्हें नहीं बुलाया, बल्कि प्रोफेसर जांग ने खुद कांटेक्ट करके यहाँ आने का मुझसे बोला था। उन्होंने कहा कि वो यहाँ कुछ एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स को स्काउट करने आ रहे हैं। ये सुन के हैरान होते हुए टीचर कॉन्ग कहते हैं कि इसके लिए तो तुम कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट्स का भी इंतजार कर सकते हो, फिर यहाँ आके देखने की क्या ही जरूरत है। तो प्रिंसिपल भी काफी सीक्रेट एक्ट करने लगता है और फुसफुसाते हुए कहता है कि क्या तुमने क्विंगबे मार्शल आर्ट एकेडमी से भी ऊपर की एक मिस्टीरियस यूनिवर्सिटी की एग्जिस्टेंस के बारे में सुना है। ये सुनकर टीचर कॉन्ग भी हैरानी से कहता है, क्या एक मिस्टीरियस यूनिवर्सिटी। पर प्रिंसिपल बिल्कुल कैजुअली कहता है, हाँ बिल्कुल, पर यहाँ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे कितने स्टूडेंट्स क्विंगबे एकेडमी पास कर पाएंगे। तो टीचर पीछे देखते हुए कहता है, हाँ मेरे दिमाग में कुछ स्टूडेंट्स हैं। तो मायूंजी जिसने मॉक एग्जाम में 658 का स्कोर किया है, लास्ट ईयर के क्विंगबे पासिंग लाइन से बस 2 ही पॉइंट्स कम है इसके। लुयुरान जिसके पावर पॉइंट 666 हैं, एग्जैक्टली 7 पॉइंट्स कम है बस। और थर्ड है चेन्युआन जिसने लास्ट टेस्ट में 658 का स्कोर किया था। अगर ये लास्ट 6 दिनों में मेहनत से काम करें तो ये जरूर पास। तभी सबकी नजर चेन्युआन की सीट पर जाती है जो पूरी तरह से खाली था। ये देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और टीचर कहते हैं, वेट ये कहाँ गया चेन्युआन। तभी एक स्टूडेंट टीचर को बताता है कि वो तो आज स्कूल ही नहीं आया, मेरे ख्याल से वो एब्सेंट है। बगल वाले स्टूडेंट के पसीने छूट रहे थे और वो इसके बिहाफ पे कहता है कि शायद वो उसे आने में देरी हो गई होगी। पर इसकी वजह से टीचर नाराज हो जाता है और एक मुट्ठी बनाकर टेबल पे दे मारता है और चिल्लाता है, चेन्युआन ये पहले तो मॉक टेस्ट के एग्जाम में सो रहा था और अब वो प्रोफेसर जांग की स्पीच में भी लेट है, और अब तो इवन यहाँ एंट्रेंस एग्जाम भी सर पे आने को आए हैं। आखिर ये आलसी गधा कर क्या रहा है। तभी हमारा सीन चेंज होता है। हमें एमसी के अपार्टमेंट पे दिखाते हैं जहाँ पर 3-3 लोगों की आवाजें गूंज रही थी। ये रहा तुम्हारा खाने का ऑर्डर, डिलीवरी, ये रही तुम्हारी डिलीवरी। क्यों हमें दिखाते हैं कि यहाँ पर 3-3 अलग अलग कंपनीज के डिलीवरी बॉय अलग अलग तरह का खाना यहाँ पर लेके आ चुके हैं। तीनों काफी ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। अगली पल टुन करते हुए दरवाजा खुलता है और हमें एक भूतिया शकल को दिखाया जाता है। ये दुबला पतला खौफनाक ज़ॉम्बी हमारा चेन्युआन है। वो बिल्कुल किसी भूखे भेड़ियों की तरह इन तीनों डिलीवरी बॉयज की तरफ देखता है। ये देख के तो इन तीनों के तीनों की
फटके चौसठ हो जाती है, एकदम से चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, इनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाता। फिर वो बिल्कुल किसी ज़ॉम्बी की तरह गुर्राते हुए इन तीनों के ऊपर टूट पड़ता है। ये देख के इन तीनों की फटके चौसठ हो जाती है, अनकॉन्शियसली इनके मुंह से चीखें निकलने लगती है। पर तभी हमें चेन्युआन को दिखाते हैं जो बस इन तीनों के हाथों से डिलीवरी के पैकेट छीनने लगता है और सीधा घर में घुसते हुए दरवाजे को ठप करके बंद करता है। ये देख के तो चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। ये देख के तीनों के तीनों ही लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और अब भी गेट के अंदर से काफी ज्यादा भयानक गुर्राने की आवाजें आ रही थी। फिर एक बंदा अपने होश में आता है और कहता है क्या वो कोई ज़ॉम्बी वगैरह था क्या? देन ये तीनों के तीनों ही खौफ में रोते रोते यहाँ से भागने लगते हैं और कहते हैं ये तो कितना भयानक था, भागो यहाँ से। तीनों में से किसी को भी खाने की पेमेंट का तो याद ही नहीं आता। एक पीछे से बस चिल्लाता जाता है हे मेरे लिए भी रुको। अंदर हमें चेन्युआन को दिखाते हैं जो डिलीवरी पैकेट्स को फाड़ते हुए सारा का सारा खाना सुअरों की तरह ठूसने में लग जाता है। वो 15 मिनट तक आधा अधूरा खाना ठूसते हुए खाता जाता है और जब पूरा खाना ही खत्म हो जाता है तब जाके वो अपनी फूली तोंद पकड़ते हुए कहता है हाँ अब दोबारा से जिंदा होने वाली फीलिंग आ रही है। फिर वो बताता है कि मैं तो अभी सीरियसली भूख से ही मरने वाला था, मैंने ये तो सोचा ही नहीं था कि वो क्रिस्टल खाने के बाद रिएक्शन इतना ज्यादा इंटेंस होगा। फिर हमें थोड़े समय पहले का सीन दिखाते हैं जब चेन्युआन ने वो क्रिस्टल खाया ही था। वो जब इसे खाता है तो वो कहता है कि हाँ ये तो सच में काम कर रहा है, पर तभी उसका पेट चमकने से लगता है और वो मन ही मन सोचता है कि नहीं ये तो पहले से थोड़ा डिफरेंट फील कर रहा है। क्या ये हो सकता है कि इस वर्ल्ड में मेरी अवेकनिंग थोड़ी अलग ही है? पर तभी उसके शरीर में इतना ज्यादा एनर्जी दौड़ने लग जाती है जिससे उसकी आंखें भी नीली पड़ जाती हैं। उसके दिमाग में काफी ज्यादा शौक सा मचने लगा था। ये एनर्जी एक झटके के साथ उसके शरीर से भी बाहर आने लगती है। वो जोर जोर से कराते हुए चीखने लगता है, पर जितनी तेजी से ये तूफान मचा था ये उतनी ही तेजी से चला भी जाता है। और इसके बाद बचता है बस एमसी का भूखा शरीर जो काफी जोर जोर से खाने की डिमांड कर रहा है। वो बिल्कुल किसी ज़ॉम्बी की तरह भागते हुए खाने के ऊपर टूट पड़ता है। वो सबसे पहले तो अपना फ्रिज ओपन करता है जहाँ पर कुछ बचा कुचा खाना रखा हुआ था। वो यहाँ खाना बनाने या पकाने की भी गुंजाइश नहीं करता और सीधा सब कुछ रॉ खाने लगता है। पर आधे से ज्यादा खाना खाने के बावजूद यहाँ एमसी की भूख तो नहीं मिटती, तो वो मन ही मन सोचता है कि मैं ऐसी हालत में ग्रोसरी स्टोर पे शॉपिंग करने के लिए तो नहीं जा सकता, तो अब मेरे ख्याल से मुझे डिलीवरी ही ऑर्डर करनी पड़ेगी। फिर वो उदासी के साथ मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे तो ये पहले से ही पता था कि एक नई एबिलिटी करने के तुरंत ही बाद मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि इसमें पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में जितनी एनर्जी लगी थी उससे भी डबल एनर्जी लगेगी। मुझे शायद अब से हर वक्त खाने का एक बहुत बड़ा स्टॉक पाइल रेडी रखना चाहिए। फिर वो अपने अंदर एक और एबिलिटी फील करते हुए कहता है कि पर मैं इसमें एक्चुअली सक्सेसफुल हो गया। हमें दिखाते हैं जब अपना एमसी इस एबिलिटी को फील करने की कोशिश करता है तो उसे एक पूरे यूनिवर्स गैलेक्सी जैसा इल्यूजन सा आने लगता है। सो ये है मेरी न्यू एबिलिटी, ये तो देखने में काफी ज्यादा पावरफुल और ब्यूटीफुल लग रही है। फिर वो खड़ा होकर इसे महसूस करने की कोशिश करता है और अपना हाथ आगे बढ़ा के एक सितारे को छूता है जो सबसे ज्यादा चमक रहा था। जैसे ही वो इसे छूता है उसे अपने आसपास काफी सारे और ज्यादा सितारे चमकते हुए नजर आने लगते हैं। ये देख के वो हैरान हो जाता है, पर जिससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाता सामने से वो सितारे तुरंत ही इसकी तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं और वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो सारे के सारे सितारे एमसी के शरीर के अंदर समाने लगते हैं। फिर वो धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलता है और हमें पता चलता है कि वो अब भी अपने दरवाजे पे ही खड़ा हुआ है। उसके सामने एक सितारा चमक रहा है रियल वर्ल्ड में ही। ये देख के वो कहता है क्या ये सच में काम तो किया, पर अब यहाँ पर सिर्फ एक ही सितारा बचा है। फिर वो इधर उधर मुड़ते हुए अलग अलग एंगल्स के साथ इस सितारे को घूरने लगता है। फिर वो खतरनाक डिमोनिक लुक देते हुए इसकी तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है हाँ चलो जो भी हो, चलो देखते हैं कि अब आखिर मैंने किस तरह की एबिलिटी अवेकन की है। तभी हमारा सीन चेंज होता है। अब शाम हो चुकी है और हमारा एमसी किसी अनजान गली में आ चुका है। वो मनी मन सोचता है कि अब जाके मैंने फाइनली ये पता लगा ही लिया कि आखिर ये एबिलिटी करती क्या है। फिर वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए सामने की तरफ घूरने लगता है जिसकी वजह से उसकी आंखों में नीली चमक सी उठने लगती है। फिर अगले ही पल उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि ये ब्लू एनर्जी उसके पूरे शरीर को कवर कर चुकी है। वो मनी मन सोचता है कि रियल वर्ल्ड में मेरा पावर स्टेट 160 है, ये मेरी पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड की बॉडी से तो बहुत कम है, लेकिन मेरा माइंड का स्टेट तो पूरा 300 है। मेरी एनर्जी तो पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा तेजी से सर्कुलेट कर रही है। क्योंकि ह्यूमंस कंप्लीटली अपनी बॉडीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए हम हर एक मूवमेंट के साथ जरूरत से ज्यादा एनर्जी को बर्न कर देते हैं। बेसिकली हम बस एनर्जी को वेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन ये स्टार असल में मेरी सारी एक्स्ट्रा एनर्जी को जमा करता रहता है ताकि मैं उसे उसी वक्त इस्तेमाल कर सकूं जब मुझे इसकी जरूरत हो। इसका मतलब है कि मैं जब चाहूं तब अपनी पावर और माइंड को रिप्लेनिश कर सकता हूं। और साथ ही साथ पावर स्टोर करने के अलावा इसके अंदर एक और एबिलिटी है, वो अपने माइंड से फोकस करता है जिसकी वजह से उसके आगे एक बहुत ही ज्यादा चमकदार सितारा से बन जाता है। इसे कोई और नहीं देख सकता सिर्फ एमसी के अलावा। फिर वो इसे एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से वो अपनी जगह से गायब होते ही यहाँ पर उस सितारे की जगह पर टेलीपोर्ट
टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर वो पीछे देखते हुए कहता है कि यह है कोऑर्डिनेट इफेक्ट, ये स्टार मेरी परसेप्शन के अंदर 10 मीटर की रेडियस में कहीं भी अपीयर हो सकता है और मैं इंस्टेंटली उस स्टार की लोकेशन के ऊपर टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। जैसे जैसे मेरा माइंड का स्टेट बढ़ता जाएगा मेरी टेलीपोर्टेशन की रेंज भी बढ़ती जाएगी। फिर वो काफी एक्साइटमेंट में हंसते हुए कहता है कि ये स्किल तो एब्सोल्युटली ऑसम है। फिर वो अपने स्टोरेज को समन करता है और मनी मन सोचता है कि इस एबिलिटी के साथ मैं अपने ट्रेजर को बिना किसी चिंता के प्रोसेस कर सकता हूँ। और हाँ, पता चलता है कि ये वही लूट है जो लास्ट नाइट उसने पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में ढूंढी थी। वो अभी ये सब बेचने के लिए ब्लैक मार्केट में जाने वाला है। पर इसी सीन के साथ ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। सो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, जितना ज्यादा हो सके इसको हाइप करना और कमेंट में बताना कि तुम लोगों को ये वाला चैप्टर कैसा लगा है। चलो अब हम मिलते हैं तुमसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।